सेलाइन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो पहला फीचर जो है वो लिखो दोनों, रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। राइट डाउन, रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। चलो इसमें लिखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the Indian Constitution is a written constitution, is a written constitution, is a written constitution like, is a written constitution like American Constitution, like American Constitution। ठीक है, like American Constitution, लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जैसे अमेरिका का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल वैसा ही हमारा भी क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बट एक फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है हमारे और उसमें, ये आपका यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये आपका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत लेंदी है। तो अगला पॉइंट में लिखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट पॉइंट बना के, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट, is the lengthiest written constitution, is the lengthiest written constitution, lengthiest written constitution in the world। पूरे वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट है, लेंथीएस्ट written constitution in the world, in the world। ठीक है, तो यहां पर क्या करो, दो कॉलम क्रिएट करो अपने नोट्स में। इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखो 1950 और यहाँ पे लिखो 2020, 1950 और यहाँ पे लिखा 2020। और फिर समझ में आ रहा है? स्पीकर ऑन करके यस बोल के ऑफ कर दो। आ रहा है समझ में? ठीक है, अभी इको तो नहीं हो रही आवाज? नहीं। हाँ ठीक है, तो कोई क्वेश्चन होगा मुझसे पूछ लेना। ठीक है ग्रेस, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई क्वेश्चन होगा मुझे तुरंत पीछे पूछा कहीं पे, अगर रिपीट मुझे करना है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ और फिर बोलो। नहीं सर, ऑफ कर दूं क्या सर? नहीं देखो अभी ऑन करके देखो, कुछ अगर होगा तो ऑन कर देगा। हाँ अच्छा, तो अब देखो मैंने ये दो कॉलम क्यों लिखा है आपको, 1950 और 2020। 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया था, अडॉप्ट किया था। ठीक है, और फिर और उस समय कितने कॉन्स्टिट्यूशन थे या कितने आर्टिकल थे, सॉरी, और आज कितने आर्टिकल है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिख लो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स। ठीक है, तो जब हमने 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था तो 395 आर्टिकल था। ठीक है, 395 आर्टिकल। ठीक, और आज 2020 में 465 प्लस आर्टिकल्स है। ठीक है, लिख दिया आपके, 465 प्लस आर्टिकल्स है। तो ये क्या प्रूव करता है कि विद इन ये जो जितने ईयर्स हमारे बीते हैं, 70 और 72 ईयर्स, तो उस दौरान हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया है, अमेंडमेंट किया है, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स को क्या किया है, एड ऑन किया है। ठीक है, अच्छा, तो ये एक तो एग्जाम में एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यहीं से आता है कि 1950 में कितने आर्टिकल थे और आज 2020 में कितने आर्टिकल थे। ठीक, दूसरा लिखो आपका पार्ट्स, यहाँ पे लिखो पार्ट्स, पार्ट्स। ठीक है, इसमें लिखो जब हमने अडॉप्ट किया था तो 22 पार्ट से। ठीक है, और आज हमारे 25 पार्ट्स, 25 पार्ट्स। गॉट इट? ठीक है, और उसके बाद लिखो शेड्यूल, शेड्यूल। जब हमने 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था तो हमारे पास 8 शेड्यूल थे। गॉट इट? और आज हमारे पास 12 शेड्यूल है। आज हमारे पास कितने हैं? 12। तो इतने लगातार हमने क्या किए, एड ऑन किए। ठीक है, देन उसके बाद लिखिए अगला अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। ठीक है, तो एज यूजुअल है कि 1950 में क्या होंगे, 0 अमेंडमेंट होंगे, कोई हमने अमेंडमेंट तो किया नहीं होगा तुरंत जब अडॉप्ट किया होगा। और आज 2020 में हमारे पास 104 प्लस में अमेंडमेंट है। ठीक है, 104 प्लस में अमेंडमेंट। गॉट इट? ठीक, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये जो मैंने लिखाया इसी आता है
कि 1950 में कितने आर्टिकल थे, अब कितने हैं, पार्ट्स कितने थे, अब कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं, अब कितने हैं, अमेंडमेंट 0 थे और अब कितने हैं 104 प्लस। ठीक हो गया। चलो अगला लिखो। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, अगला पढ़ना लिखो। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, अकॉर्डिंग टू। Sir, हाँ hello. हाँ बोलो। Eco started again. Eco. इको रहा है ना, तो स्पीकर हाँ, ऑफ कर हाँ। लो, स्पीकर ऑफ कर लो, ग्रेस ऑर्किड दोनों ऑफ कर लो। हाँ हाँ ठीक, मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। मतलब ये इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुरंत स्पीकर को ऑन करो और क्वेश्चन पूछो जो समझ में ना आए, ठीक है। अभी वेव, अभी इको तो नहीं आ रहा है मुझे, वो बोल दो, अब तो नहीं आ रहा ना इको ऑर्किड? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। ठीक है ग्रेस, तो स्पीकर ऑफ करके रखो, जो क्वेश्चन पूछना है मुझसे पूछो। अच्छा अगला पॉइंट में आके लिखो। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, 4 reasons, 4 reasons, 4 reasons, 4 reasons behind, 4 reasons behind this lengthiest constitution, behind this lengthiest constitution, behind this lengthiest constitution, ठीक है, behind this lengthiest constitution। क्या मतलब देयर आर 4 रीजन की हमारे यहाँ क्या मोर देन 465 प्लस आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल है, उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे 4 रीजन है। तो लिखो पहला रीजन क्या है कि इतना बड़ा, इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया हम। तो पहला रीजन लिखो, फर्स्ट रीजन, जियोग्राफिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है। देखो हमारा इंडिया जो है वो इतना बड़ा है एरिया वाइज भी, अगर कंपेयर करो आप कि नॉर्थ से साउथ, जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक, पूरा तमिलनाडु तक, और यहाँ आपके नॉर्थ ईस्ट से लेकर पूरा कहाँ तक, गुजरात तक, ठीक है। तो इतना बड़ा जो रीजन है, इतने बड़े रीजन का, अब बिग एरिया होने के वजह से, रीजन से क्या है, अलग अलग आपके क्या है, कह सकते हो कि अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस के लोग हैं, इसलिए इतना बड़ा आर्टिकल बनना बड़ा जरूरी है कि सबके लिए कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो पहला फैक्टर हो गया जियोग्राफिकल फैक्टर्स। देन सेकंड लिखो आप, सेकंड जो फैक्टर है हिस्टोरिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्टर। सेकंड रीजन जो है वो है हिस्टोरिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर। तो इसमें लिख लो, इसमें पॉइंट लिखो हिस्टोरिकल फैक्टर में, पॉइंट बना के, about 60% constitution, about 60% of Indian constitution, ऐसे लिखो, about 60% of Indian constitution, 60% of Indian constitution, जो आपका आज का constitution है उसका 60%, about 60% of Indian constitution influence from, किससे हम लोग influence है, from Government of India Act, Government of India Act 1935, Government of India Act 1935, ठीक है। तो यहां से देखो एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है आपके प्रीलिम्स में कि जो अभी का करंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली किस ब्रिटिश एक्ट से इंस्पायर है। दे विल गिव यू रेगुलेटिंग एक्ट, क्विट्स इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आप क्या टिक करोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो ये सेकंड फैक्टर हो गया कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है। थर्ड फैक्टर लिखो, थर्ड फैक्टर क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। ये थर्ड फैक्टर है इतना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट को अपनी क्या दे रखी है, हमने थोड़ी बहुत लिबर्टी दे रखी है, तो वो सारी लिबर्टीज जो है वो डिटेल में लिखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जो आपकी 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है, उसी को हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, दोनों को पता होगा कि उसमें क्या होता है कि 7 सिस्टर्स में अलग वहां पे क्या है, ट्रेडिशन है, अलग आपके ट्राइबल पीपल है, तो उनको अलग किस्म के क्या चाहिए, राइट्स चाहिए।
तो वो सारे के सारे राइट्स जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिटेल में लिखे हैं। गॉट इट? देन फोर्थ फैक्टर लिखो आपका। फोर्थ फैक्टर क्या मानते हैं? सुपरमेसी ऑफ सुपरमेसी ऑफ सुपरमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, supremacy of Indian constitution in center as well as states, supremacy of Indian constitution in center as well as states, as well as states। ठीक है, लिख लिया तो मुझे थम्स अप दे देना। मुझे जरा ये भी याद डाल लो थम्स अप की या वेव करके कुछ हैंड होता हो कि मुझे समझ में आ जाएगा कि आपका, आपने इतना लिख लिया, रिटर्न कर लिया है, कुछ छूटा नहीं। दोनों ग्रेस ऑर्किड से दोनों से बोल रहा हूँ मैं, इसको देख लो। अगर आपको थम्स अप का बटन दिख रहा है तो वो वेव का कर दो या थम्स अप कर दो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने मतलब लिख लिया है। ठीक है, गॉट इट? दोनों का हो गया? ठीक है, ग्रेस का आ गया थम्स अप मेरे पास। और ऑर्किड देखो कहीं बटन होगा भाई, आदत डाल लो। हाँ सर, हो गया। ठीक, बढ़िया। आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है लगता है। चलो फिर, ये समझ में आ गया लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों था हमारा। ये 4 फैक्टर याद रखना, आपके एमसीक्यू में आता है। ठीक है, चलो दूसरा बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड, इसको छोड़ दो, पहले ये लिख लो, सॉरी ये छोड़ो, ये वाला लिखो, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं, तो इसमें लिखना शुरू करो। इसमें पहला पॉइंट लिखो, एक मिनट। हाँ, ये हेडिंग डाल दी, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसमें पहला पॉइंट लिखो, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन was the first constitution in the world, was the first constitution in the world, first constitution in the world, first constitution in the world which adopted preamble for the constitution, which adopted preamble for the constitution। ठीक है, प्रियम्बल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक आपका यहीं से एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ दीज 4 किस कंट्री ने सबसे पहली बार प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था, तो यू हैव टू टिक यूएसए। ठीक, देन नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द टर्म प्रियम्बल, द टर्म, ये जो प्रियम्बल है, द टर्म प्रियम्बल रेफर्स, द टर्म प्रियम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन, to the introduction of the constitution, introduction of the constitution। ठीक है, introduction of the constitution। ठीक, मान ली फॉर एग्जाम्पल you don't want to read 465 plus articles, ठीक है, you don't want to read 12 schedules of the constitution, ठीक है, you don't want to read you can say 25 parts of the constitution, so you just read what? Preamble। you can say एक अंदर वर्ड में क्या बोल सकते हो कि preamble is just a conclusion of the constitution। ठीक है, एक तरीके का एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट है कि आपको समझ में आए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो आप, क्योंकि इसको प्रियम्बल को हम लोग करेंगे डिटेल में, तो उसको यहीं पे मैं रुकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, एक मिनट, मैंने दे रखा है कि नहीं दे रखा, हाँ नेक्स्ट इसमें नहीं दे रखा मैंने। नेक्स्ट आपका हेडिंग डालना, ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालो। आपकी कितनी 2 हेडिंग्स हो गई है ना। थर्ड आपका लिखो ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन, ये हेडिंग होगी आपकी, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। चलो देखो इसको, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज borrowed, BORROWED,
has borrowed most of its feature, has borrowed most of its feature, most of its feature, most of its feature from various sources, from various sources, most of the feature from various sources, from various sources. ठीक है, एक मिनट, अलग अलग सोर्स है, एक मिनट। चलो, तो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज जहां लिखा है वहां पे नीचे दो कॉलम बनाओ। फर्स्ट कॉलम में लिखो ऐसे दो कॉलम, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हेलो सर। हाँ बोलो ऑर्किड। हेलो सर फ्रॉम वेरियस क्या है सर? फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लिखा है, दिख नहीं रहा, लिखा जो मैंने, राइटिंग दिख नहीं होगी, सोर्सेज। ओह सोर्सेज, ओके सर। हाँ ये ग्रेस हो गया। हाँ सर। हाँ, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है। तो कई लोग कहते हैं, कई लोग ऐसे मजाक मजाक में बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमने क्या कर रखा है, नकल कर रखी है। वी कॉपी दी आर्टिकल्स, वी कॉपी दी स्ट्रक्चर फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, चल तो रहा है, इतने साल हो गए हमारे। तो मैंने क्या बोला था, दो कॉलम बनाना, मेक टू कॉलम्स। तो मेक टू कॉलम्स, एक में लिखो आपका कंट्री, किस कंट्री से क्या लिया है, कंट्री, एंड आपका यहाँ पे लिखो फीचर्स, यहाँ पे लिखो फीचर्स, ठीक है ऑर्किड। कंट्रीज और आपका फीचर्स, आपका फीचर्स। चलो, तो पहला लिखो आप ब्रिटेन, ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया, और ये आपके एमसीक्यू में आता है, ठीक है, इसलिए उसको यू हैव टू मग अप, रट्टाफिकेशन करना है इसमें कि अच्छा ब्रिटेन से क्या क्या लिया हमने। तो लिखो भाई, ब्रिटेन से क्या लिया, पहला हमारा फर्स्ट थिंग, ब्रिटेन से क्या लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। ये हमने ब्रिटेन से लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम मीन्स क्या हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, उसमें प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा तो स्ट्रक्चर, इसको मैं यहाँ शॉर्ट में देता हूँ। पार्लियामेंट्री सिस्टम मीन्स व्हाट, आपका लोकसभा, फिर क्या होता है आपका राज्यसभा, और फिर क्या होता है पार्लियामेंट में आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे जो लोकसभा के मेंबर हैं, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द कॉमन मैन। ये एक्स को क्या मान लो, कॉमन मैन, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑर्किड समझ में आ रहा है, ये एक्स क्या हो गया, कॉमन मैन हो गया। तो लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट कौन करता है, ये एक्स करता है, ठीक है। देन आपका राज्यसभा, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड टू दी राज्यसभा। गॉट इट, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड टू दी राज्यसभा मींस एक्स जो मेंबर है राज्यसभा के उनको इलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो कैसे होंगे, इनडायरेक्टली होंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा, प्रेसिडेंट, ग्रेस बताएगी, ग्रेस, प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होता है बाय द कॉमन मैन और इनडायरेक्टली। हाँ ग्रेस, Indirectly. हाँ बढ़िया। तो प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एक्स, समझ में आ गया ऑर्किड, ठीक है। हाँ सर। तो डायरेक्टली लोकसभा का, राज्यसभा का इनडायरेक्टली, और प्रेसिडेंट का इनडायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ऑर्किड ये बताओ कि इनका भी हमने डायरेक्ट इलेक्शन को नहीं किया, राज्यसभा का, और प्रेसिडेंट का भी डायरेक्ट इलेक्शन को नहीं किया, एनी गेस, खाली हमने लोकसभा के मेंबर्स का क्यों किया है? हाँ, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं अभी। नो आइडिया। नो आइडिया, अच्छा, ये इसको ऐसे पर्सनली कोई नहीं लेगा अपने ऊपर। हमारे हमारे होम में, घर पे डोमिनेंसी किसकी होती है? डोमिनेंसी जो है किसकी होती है? फादर मदर दोनों की होती है, किसी एक की होती है? अरे पेरेंट्स में भी किसकी होती है? किसी एक की होती है ना, या तो फादर की होगी, हाँ, या तो किसकी होगी, मदर की होगी। अब आपके घर में किसकी हो मुझे पता नहीं, ना बताने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि किसी एक की डोमिनेंसी होती है, ठीक है। तो बिल्कुल यही चीज आपकी यहाँ पर भी होती है पार्लियामेंट में, कि अगर आपने क्या किया, प्रेसिडेंट को भी डायरेक्ट इलेक्ट कर दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, इलेक्टेड बाय द कॉमन मैन।
और लोकसभा के मेंबर भी क्या है, इलेक्टेड बाय दी कॉमन मैन। तो वो दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में क्लैश। इसलिए जानबूझ के क्या किया है कि लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्ट इलेक्ट किया गया है, इसका इनडायरेक्ट है, इसका भी कैसा है, इनडायरेक्ट, यानी कि पावर किसी एक ही के पास है जो रियल पावर है, ठीक है। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ध्यान रखना, जितने भी आपके ऑर्डर्स पास होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने भी आपके ऑर्डर्स पास होते हैं इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं। किसके नाम से होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से। लेकिन कर कौन रहा होता है, पीएम प्लस कैबिनेट, ठीक है। अभी आप आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, पीएम प्लस कैबिनेट कर रहा होता है, ठीक है। चलो, तो ब्रिटेन से पहला क्या लिया हमने, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और देखो और लिखो, उससे क्या लिया हमने, ब्रिटेन से क्या लिया, उसको बस लिखते जाओ। एक मिनट, तो इसको पहले इरेज कर दो, अरे तो पूरे हटा देता हूं, एक मिनट ना, हाँ दोबारा वही होगा। अभी हमने पहला फीचर लिया ब्रिटेन से, कौन सा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। दूसरा लिखो, ब्रिटेन से क्या लिया है, लोकसभा, लोकसभा, नहीं सॉरी एक मिनट, सॉरी इसको काटो, सॉरी सॉरी, इसको लिखो, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द काउंसिल ऑफ, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, the council of ministers responsible towards the Lok Sabha, the council of ministers responsible towards the Lok Sabha, the council of ministers responsible towards the Lok Sabha, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं एक आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, अगर सबको समझ आया तो अच्छा है। देखो ये आपकी ऐसे करके, आपकी मान लो लोकसभा है, यहाँ बीच में कौन बैठता है, आपका स्पीकर, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपकी कौन बैठती है, रूलिंग पार्टी, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो अपोजिशन बैठता है, ये वाले पार्ट में कौन बैठता है, आपका अपोजिशन, ठीक है। ये आपका अपोजिशन है, और यहाँ पे कौन सी पार्टी है, रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी का मीन्स क्या हुआ, रूलिंग पार्टी का मीन्स हुआ जिसके पास क्या होगा, अरे 270 प्लस सीट्स होंगी भाई। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ क्या है, 552, ठीक है। वैसे इलेक्शन होता है 543 के लिए, लेकिन इसमें से अगर आपको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो आपके पास 270 सीट्स होनी चाहिए लोकसभा की, ठीक है। तो अभी ये किसके पास है, आपकी बीजेपी के पास, ठीक है। और यहाँ अपोजिशन में कौन हो गए, कांग्रेस हो गए, बीएसपी हो गई, एसपी हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा स्पीकर के राइट हैंड साइड, ये स्पीकर का क्या होगा, राइट हैंड साइड, ये स्पीकर का क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा स्पीकर के राइट हैंड साइड पे रूलिंग पार्टी बैठती है, और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन बैठता है, अपोजिशन बैठता है, ठीक है। अच्छा, रूलिंग पार्टी जो ये 270 टोटल मेंबर्स हैं, इसमें भी जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ये जो मैं शेडेड पार्ट कर रहा हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो आपके लिमिटेड होते हैं, यानी कि जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बिल्कुल जो मैंने शेडेड किया, यहाँ कौन बैठेगा, प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। जैसे यहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, फॉरेन मिनिस्टर बैठते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बैठते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठते हैं, समझ में आ रहा है ना। और फिर यहाँ पे कौन बैठेगा, पीएम प्लस कैबिनेट, ठीक है, प्लस आपके जो बीजेपी के मेंबर हो। और फिर समझ में आ गया, ठीक है, ठीक। अब जो मैंने फीचर लिखा है उसको पढ़ना, फीचर क्या लिखा है तो मैंने, ऑर्किड पढ़ना यार। अभी जो मैंने लिखा था फीचर ब्रिटेन से जो लिया है, क्या लिखा था, The Indian Constitution has borrowed most of the features. अरे सेकंड वाला अभी जो ब्रिटेन से लिया वो क्या लिया था, The Council of Ministers responsible towards the Lok Sabha. लोकसभा, यानी कि जो ये पीएम प्लस कैबिनेट है ना, ये जो भी काम करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, उसका उनको यहाँ लोकसभा में आके आंसर देना पड़ेगा कि हमने ये एक्ट क्यों पास किया है, ये डिसीजन हमने क्यों लिया है। वो सारा का सारा आपका किसको करना पड़ेगा, इनको आके आंसर देना पड़ेगा कि ऐसा हमने क्यों लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, हेलो, हाँ सर। अब अब इको हो रही है आवाज, क्या अभी भी हो रही है, नहीं अब भी हो रही है ना, हाँ ग्रेस हो रही है आवाज, हाँ इको अभी भी हो रही आज शाम को प्रॉब्लम ज्यादा हो रही, चलो खैर कोई बात, ये ग्रेस समझ में आ गया, सॉरी, हाँ सर, ठीक है। काउंसिल ऑफ, जो मैंने लाइन लिखाई थी समझ में आया ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दी लोकसभा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं,
ब्रिटेन से और क्या लिया, तभी मैंने 2 फीचर आपको लिखा दिए, ठीक है। पहला था आपका, सेकंड आपका, अब थर्ड लिखो ब्रिटेन से और क्या लिया हमने। देखिए रूल ऑफ लॉ, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ इन दी कंट्री, ऐसे लिखो पूरा वर्ड, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ इन दी कंट्री, रूल ऑफ लॉ इन दी कंट्री। ठीक, बताओ ऑर्किड जरा इसका मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ इन दी कंट्री। Like constitute हाँ, laws like रूल ऑफ लॉ इन दी कंट्री, चलो कोई बात नहीं। और ग्रेस बताएगी, ग्रेस ये बताना रूल ऑफ लॉ इन दी कंट्री का मीन्स क्या होगा। हाँ ग्रेस, आवाज आ रही है? हाँ Are you सर। getting my voice? Then please tell me what is the meaning of rule of law. Any idea? If you have any idea, what is the meaning of rule of law in the country? थोड़ा सा philosophical language भी है। sir, only the ruling party will ruling party can नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बड़ा सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप लोग देहरादून में यहाँ पढ़ने आए थे, यू विल टेक अ रूम फॉर रेंट एंड स्टार्ट योर स्टडी, ठीक है। आप लोग दोनों कहाँ के हो गए, नॉर्थ ईस्ट के हो गए, ठीक है। ऐसे ही देहरादून के या नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट कहाँ पढ़ने जाते हैं, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, केरला में, है ना, वहां पर जाते हैं। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं कि कोई नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट अगर केरला पढ़ने जाएगा तो वहां पे अगर उससे मिसबिहेव होगा, मान लो उससे फिजिकली मिसबिहेव हो रहा है, उसको पीट रहे हैं या उसको क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वहां पे एफआईआर नहीं होगी। यू विल गेटिंग अ प्रोटेक्शन ऑल ओवर द इंडिया। मींस जो लॉ के रूल्स हैं वो पूरे भारत में सबके लिए इक्वल है एंड इक्वल प्रोटेक्शन। चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, चाहे किसी भी रीजन के हो, वेदर यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट, यू बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया, यू बिलोंग टू वेस्ट इंडिया, चाहे गुजरात के लोग आपके नॉर्थ ईस्ट में पढ़ने आए, नॉर्थ ईस्ट के लोग गुजरात में पढ़ने जाए, अगर कभी रूल ब्रेक होता है, आपसे मिसबिहेव होता है, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और अगर आप गुजरात में मान लो ड्राइविंग कर रहे हैं बिना लाइसेंस के, तो वही पनिशमेंट मिलेगा, 500 रुपीज का फाइन देना पड़ेगा जो आप अपने स्टेट में देते हैं। तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। समझ में आया? मतलब कोई ऐसा नहीं कि कास्ट सिस्टम हो जाएगा या रिलीजन सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये कहां से लिया हमने, ब्रिटेन से, ठीक। थर्ड फोर्थ थिंग लिखो हमने और क्या लिए, फोर्थ जो चीज हमने, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी सिंगल सिटीजनशिप। फोर्थ हमारा ब्रिटेन से जो हमने लिया है, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। ये हमने ब्रिटेन से लिया है। देन आपका लिखो फिफ्थ हमने और क्या लिया है ब्रिटेन से, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग बाय द पार्लियामेंट, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग बाय द पार्लियामेंट, बाय द पार्लियामेंट। जैसा कि हमारे यहाँ जो भी लॉज बनते हैं वो कौन बनाता है, हमेशा पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। स्टेट नहीं बना सकते, ध्यान रखना, सेंटर बनाती है, यानी कि पार्लियामेंट बनाती है। तो उसका एक पूरा फॉर्मेट है कि पहले बिल कहाँ आएगा, लोकसभा में आएगा, फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, फिर कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट में, और जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा तब वो क्या बनेगा, लॉ बनेगा। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। तो ये भी कहाँ से लिया हमने, ब्रिटेन से, ठीक है। चलो अब आते हैं अगली कंट्री पे। तो ब्रिटेन से हमने ये सारी चीजें ली, ठीक है, याद रहेगा दोनों को। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग।